गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 12th क्लास हम पढ़ रहे हैं हमारा इतिहास भाग 1। इसमें हमारा विषय 2 चल रहा है, राजा, नगर और शासक। और इसी में हम पढ़ रहे थे, अभी तक हमने जो पढ़ा था पहले वो खेती से संबंधित और फिर भूमि दान से संबंधित पढ़ लिया था। अब आज पढ़ेंगे नगर और व्यापार। उस समय नए नगर स्थापित होने लगे थे, उपमहानगर भी कह सकते हैं इनको। महाजनपद के आसपास के जो क्षेत्र थे वो नगरों में विकसित हो रहे थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीपों के जो विभिन्न क्षेत्र थे उनमें अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानियां थी। यानी जितने भी महाजनपद थे उनकी जो राजधानियां थी वो राजधानी कैसी थी, सभी के सभी नगर थे अधिकतर। इनमें पाटलिपुत्र जैसे उज्जैनी और इसके अलावा पुहार और मथुरा, ये 4 नगर थे जो कि समुद्र के आसपास थे और इनसे व्यापार हम करते थे उस समय महाजनपद काल में। और ये जो शहर थे या नगर थे ये व्यावसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र उस समय बन गए थे, क्योंकि ये नदी मार्ग और समुद्र मार्ग से जुड़े हुए थे और यहीं से हम क्या करते थे, व्यापार करते थे। अब बात करें नगरीय जनसंख्या की। अब नगरीय जो नगर में रहने वाले जो लोग थे, सम्भ्रांत वर्ग या शिल्पकार, वो वहाँ रहते थे। और इसमें शासक वर्ग और राजा जो थे वो एक बड़े बड़े किलेबंद नगर में ही रहते थे, यानी किला जो था उनके लिए वो नगर ही था। अधिकांश स्थलों पर व्यापक खुदाई जब की गई है, अभी पूरी संभव नहीं थी, फिर भी जो खुदाई की अवशेष प्राप्त हुए हैं उससे हम देखते हैं कि यहाँ जो अवशेष मिले उसमें मिट्टी के कटोरे, थालियाँ मिली हैं जिन पर चमकदार कलई चढ़ी हुई है। उत्तरी कृष्ण मार्जित उनको पात्र कहा जाता है। उस समय मिले हुए जो बर्तन हैं उनको संभवतः इनका उपयोग अमीर लोग किया करते थे। साथ में सोने, चांदी, कांस्य, तांबे, हाथी दांत, शीशे जैसे तरह तरह के पदार्थों से भी बने हुए गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन, सीप पक्की मिट्टी के हमें उस समय के मिलते हैं। यानी कि कांसे और तांबे और चांदी, हाथी दांत, इनके बने हुए पदार्थ थे। इन और कुछ मिट्टी के कटोरे और थालियाँ मिली है। इनका नाम क्या था, उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र। और इनसे बहुत सारे हथियार, उपकरण बने हुए थे जो हमें उस समय की जानकारी देते हैं। द्वितीय शताब्दी के आते आते जो कई जो नगर थे वो छोटे दानात्मक अभिलेख प्राप्त होते हैं। इनमें जो दानदाता थे उनके नाम भी मिले हैं और उनके व्यवसाय का उल्लेख मिला है। इन नगरों में रहने वाले जो धोबी, यहाँ एक प्रतिमा का वर्णन भी बताया गया है। ये एक प्राकृत अभिलेख है। इसमें कहा गया है कि स्वर्णकार यानी सोना गढ़ने वाला, जिसको हम सुनार कहते हैं, उसकी धर्मक की पत्नी नागपिया ने इसे एक धार्मिक स्थल के रूप में स्थापित किया था। इसी नक्शे में आपको कुछ राज्य और नगर बताए गए हैं प्रमुख गुप्त वंश के। और गुप्त वंश में जो आप देखेंगे, जो वाकाटक, सातवाहन, चोल, चेर, पंड्या, ये अलग अलग जो वंश थे इनके आधार पर इन सभी का नाम बताया गया। कन्नौज है, मथुरा है, श्रावस्ती है, वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगीर, महास्थान, चंद्रकेतुगढ़, शिशुपालगढ़, धान्यकट, कोडुमनाल, पुहार, ये सभी जो नगरों के रूप में बसे हुए थे। इन नगरों में रहने वाले जो धोबी, बुनकर, लिपिक, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहकार, अधिकारी, धार्मिक गुरु, व्यापारिक राजाओं के बारे में विवरण लिखे गए हैं जो अभिलेख प्राप्त होते हैं उनमें। क्योंकि जो व्यापार क्षेत्र करने वाले थे वो सभी यही लोग थे और इनके आधार पर लिखा गया। कभी कभी उत्पाद जो यानी कि जो सामान बनाया जाता था, उत्पादक और व्यापारियों के संघ का भी उल्लेख मिलता है। इन्हें श्रेणी कहा गया है। और ये श्रेणियाँ जो है यानी कि जो व्यापार करने वाले व्यापारी थे वो श्रेणियों में बटे हुए थे और कच्चे माल खरीदती थी ये श्रेणियाँ, सामान तैयार करके बाजार में माल बेचती थी। और यह शिल्पकार, संभवतः ये भी था उस समय कि शिल्पकारों ने नगर में रहने वाले संभ्रांत लोगों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए कई प्रकार के क्या बनाए थे, लोहे के उपकरणों का प्रयोग भी किया था। यहाँ लोहे के उपकरण भी उस समय होने लगे थे और शिल्पकारों ने करना प्रारंभ कर दिया था। और व्यापार संघ के लिए क्या बनी हुई थी, श्रेणियाँ, जो कच्चा माल
खरीदती थी, सामान तैयार करती थी, फिर मार्केट में बेचती थी। अब उपमहाद्वीप और उसके बाहर के व्यापार की बात करें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही उपमहाद्वीप और नदी मार्गों और भूमार्गों से मानो मतलब वहाँ जाल बिछा हुआ था, सड़कें बनी हुई थी एक तरह से, नदी मार्ग में नदी से व्यापार होता था, सड़कें तो थी नहीं उस समय, और चारों तरफ दिशाओं में व्यापार फैला हुआ था। मध्य एशिया और उसके आगे तक के हम भूमार्ग की बात करें तो समुद्र तट पर बने हुए कई बंदरगाहों से जल मार्ग अरब सागर होते हुए, यानी कि एक व्यापार करने का रास्ता था जो कि अरब सागर से तो निकल रहा है, उत्तरी अफ्रीका पश्चिमी एशिया तक फैल गया था, साथ में बंगाल की खाड़ी, और यह मार्ग चीन दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला हुआ था। शासकों ने प्राय इन मार्गों पर नियंत्रण करने की कोशिश की, संभवतः वे इन मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा के बदले उनसे धन लेते थे। अब ये जो मार्ग थे, जिस शासक के अंतर्गत जो मार्ग आया, जैसे मगध के आसपास की जो नदियाँ थी, तो मगध के शासक जो थे गुप्त वंश के, बाद में जो शक-कुषाण आए, उन्होंने उस जो व्यापार का जो मार्ग था उसको अपने अधीन कर लिया, और जो शासक थे उन व्यापारियों की सुरक्षा के लिए उनसे क्या लेते थे, धन लेते थे। इन मार्गों पर चलने वाले व्यापारियों को पैदल फेरी लगाने वाले जो व्यापारी थे, जो बैलगाड़ी घोड़े खच्चर के जानवरों के दल में साथ चलने वाले व्यापारी होते थे, वो भी चलते थे। साथ ही समुद्री मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे, जो खतरनाक तो थी लेकिन लाभदायक थी, क्योंकि समुद्र से व्यापार आसानी से किया जा सकता था। उस समय यही साधन था व्यापार करने का। तमिल भाषा में मसत्थुवन और प्राकृत में सत्यवाह और सेट्टी नाम के प्रसिद्ध सफल व्यापारी बड़े धनी हो जाते थे। ये व्यापारियों के नाम हैं 3, मत्स्यवन और सत्यथाव और सेठी, और धनी व्यापारी थे। नमक, अनाज, कपड़ा, धातु और उससे निर्मित उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी, अनेक प्रकार के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए जाते थे। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसाले, कपड़ों और जड़ी बूटियां भारी मांग थी, और इन सभी वस्तुओं को अरब सागर के माध्यम से भूमध्य क्षेत्र तक पहुंचाया जाता था। अब बात करें हम सिक्के और राजाओं की। व्यापार के लिए सिक्के प्रचलन में थे, क्योंकि उन्हीं से व्यापार किया जाता, विनिमय का साधन भी वही था, यानी लेन देन जिसको हम कहते हैं। चांदी और तांबे से आहत जो सिक्के थे वो उस समय ढाले जाते थे, उनका प्रयोग होता था। पूरे महाद्वीप में खुदाई में जो हमें सिक्के मिले हैं उनसे हमें यही याद होता है कि सिक्कों से व्यापार हो रहा था। मुद्रा शास्त्रियों और इनके अन्य सिक्कों का अध्ययन करके हम वाणिज्यिक प्रयोग को संभावित क्षेत्रों में पता लगाते हैं, और उसी के आधार पर हम जानकारी मिली है हमें कि जो सिक्के थे वो राजा लोग बनाते थे और इसी से व्यापार होते थे। आहत सिक्के जो कि 6ठी शताब्दी के थे, इनसे बने हुए प्रतीकों पर उन विशेष मौर्य वंश के जैसे राजवंशों के प्रतीक मिलाकर पहचान करने की कोशिश की गई है, तो पता चलता है कि इन सिक्कों पर राजाओं ने जारी किया। संभवतः कुछ सिक्के व्यापारी, धनपति और नागरिकों ने भी जारी किए हैं, और शासकों की प्रतिमा और उनके जो नाम हैं वो सबसे पहले सिक्के और हिंदू यूनानी शासकों ने जारी किए, जिन्होंने दूसरी शताब्दी से पूर्व उपमहाद्वीपों के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। यहाँ पर जो मौर्य वंश के शासक थे, सबसे पहले इनके सिक्के मिले हैं, जो आहत सिक्के, जो हम 6ठी शताब्दी की बात करते हैं उसके सिक्के हैं। और ये जो राजा लोग करते थे, इसके अलावा व्यापारी, धनपति, नागरिक ये भी सिक्के बना सकते थे, क्योंकि ये भी छोटा छोटा व्यापार करते थे। और हिंदी यूनानी जो शासक थे, इन्होंने सबसे पहले सिक्के, सबसे पहले प्रथम फर्स्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले सिक्के किसने किए थे, हिंदू यूनानियों ने, और इन्होंने पूरे उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। सोने के सिक्के सबसे पहले, अब सोने के सिक्के की बात करें, सबसे पहले प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। इनका आकार और वजन था जो तात्कालिक जो रोमन सम्राट तथा ईरान के पार्थियन शासकों ने जारी किए, जो बिल्कुल समान थे एक दूसरे के, यानी 2 क्षेत्रों में हुए, रोमन साम्राज्य में और ईरान में। तो रोमन में तो सम्राट थे और ईरान में पार्थियन शासक थे। इनके सिक्के लगभग समान लगते हैं, उस समय की समान सिक्कों के आधार पर ये सिक्कों की जानकारी मिलती है। उत्तर और मध्य भारत में कई पुराने स्थलों पर भी सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्कों का व्यापक प्रयोग भी संकेत मिलता है, और बहुमूल्य वस्तुओं और भारी मात्रा में वस्तुओं को खरीदना और बेचना इन सिक्कों के द्वारा किया जाता था। इसके अलावा दक्षिण भारत में भी
अनेक जो पुराने स्थल हैं उनकी संख्या, वहाँ पर हमें रोमन सिक्के मिले हैं, जिनसे स्पष्ट है कि व्यापारिक तंत्र राजनीतिक सीमाओं में से बंधा हुआ नहीं था, क्योंकि दक्षिण भारत में रोमन साम्राज्य के अंतर्गत न होते हुए भी व्यापारिक दृष्टि से रोमन साम्राज्य से संबंधित था। यानी रोमन साम्राज्य में इस प्रकार के सिक्कों का उपयोग किया जाता था। इसके अलावा पंजाब हरियाणा जैसे जो योद्धे क्षेत्र में आते हैं, ये पंजाब हरियाणा के जो क्षेत्र हैं वो प्रथम शताब्दी में योद्धे कहलाते थे। वहाँ कबायली जो गणराज्य थे इन्होंने सिक्के जारी किए। पुराविदों को योद्धे शासकों द्वारा तांबे के सिक्के हजारों संख्या में मिले हैं, जिससे हमें योद्धे की व्यापार और रुचि सहभागिता परिलक्षित होती है। यानी योद्धे साम्राज्य ने कैसे सिक्के चलाए थे? तांबे के सिक्के चलाए थे। सोने के सबसे भव्य सिक्कों में गुप्त शासकों ने जारी किए। अगर सोने के सिक्के की बात करें तो सबसे अच्छा सोना किसका था? गुप्त काल में था। इन सिक्कों के माध्यम से दूर देशों में व्यापार होता था। और 6ठी शताब्दी में सोने के सिक्के मिलने धीरे धीरे कम हो गए थे, और इसका संकेत है कि उस समय कुछ शायद आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद दूरवर्ती व्यापार में कमी आई, यानी कि लोग दूर व्यापार करने कम जाते थे, आसपास के क्षेत्रों से करते थे, और समुदाय और क्षेत्रों में संपन्नता का असर पड़ा, जिन्हें दूरवर्ती व्यापार का लाभ मिलता है। और इस प्रकार से इस काल में नए नगरों और व्यापार के नवीन तंत्रों का उदय हुआ। उनका यह भी कहना है कि ये इस काल में सोने के सिक्के मिलना तो कम हो गया था, क्योंकि इस समय क्या था, 6ठी शताब्दी में आर्थिक संकट था। तो धीरे धीरे अभिलेख और ग्रंथों में जो सिक्कों का उल्लेख प्राप्त होता है उसके आधार पर हम कहते हैं कि इनके द्वारा ये अपना व्यापार करते थे। तो आज हमने व्यापार और सिक्कों के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार के सिक्के प्रचलन में थे अलग अलग शासक के समय और किस प्रकार से इन्होंने अपना व्यापार किया। थैंक यू।